ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मिहिर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। होली की बिलेटेड शुभकामनाएं सर आपको, आपकी पूरी टीम और सारे इन्वेस्टर्स को भी। और अब तो आपके इन्वेस्टर्स को इसलिए भी विशेष शुभकामनाएं देनी है, आपका फ्लेक्सी कैप फंड खुल चुका है, अभी खुला हुआ है जहां तक मुझे याद है, राइट सर? 5 तारीख को एनएफओ खुल रहा है अनिल जी। 5 को खुल रहा है। और कब बंद होगा सर? 19 तारीख को। अरे वाह, तो सर आपको 5 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम सही मौके पर आप फ्लेक्सी कैप फंड खोल रहे हैं, जिस समय बाजार में लोग सब थोड़े लाइफ में कंफ्यूज हैं, लार्ज कैप में पैसा लगाएं, स्मॉल कैप में लगाएं, मिड कैप में लगाएं। पहले तो सर समझाएं आपका ये फंड क्या किस तरह के ऑब्जेक्टिव के साथ खुल रहा है, किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा? पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, नमस्कार, एंड विश यू आल्सो बिलेटेड हैप्पी होली जी। तो ये फ्लेक्सी फंड हमने इसलिए पहले लॉन्च करने का डिसाइड किया क्योंकि सबसे पहले तो हम देखें तो अगर म्यूचुअल फंड की इक्विटी फंड्स की कैटेगरीज जो हैं उसमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी है। तो ऑब्वियसली जो हमारा फर्स्ट फंड होता करेंगे वो सबसे बड़ी कैटेगरी में तो हमें होना ही पड़ेगा, तो ये एक बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जिस तरह से करंट मार्केट की पोजिशनिंग है तो ऐसा लग रहा है कि हमें अक्रॉस द स्पेक्ट्रम देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने इकोनॉमी और मार्केट कैप का डिवीजन किया और देखा कि जो हाई ग्रोथ सेगमेंट्स कहाँ हैं, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि काफी सारे जो सेगमेंट्स हैं जो नेक्स्ट 3-5 साल के लिए अच्छा ग्रो करेंगे, वो शायद मिड एंड स्मॉल कैप में भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो एक लार्ज कैप से हमें एक स्टेबिलिटी मिलती है और एक्सपोजर टू द इकोनॉमी मिलता है, और हायर ग्रोथ सेगमेंट में मिड एंड स्मॉल कैप में हमें एक्सपोजर मिलती है। इसलिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हमने देखा कि एक बेस्ट सूटेड है जहां पे हम जो फंड मैनेजर हैं वो सिलेक्ट कर सकें बेस्ट पोर्टफोलियो कहां से बन सकता है। बिल्कुल। तो ये कैटेगरी इसलिए बेहतरीन है क्योंकि आपको लाइफ में कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं कि मैं लार्ज कैप में लगाऊं, मिड कैप में लगाऊं, स्मॉल कैप में लगाऊं। शोर बहुत होता है कि इधर लगाओ उधर लगाओ। तो बढ़िया है, मीर सर जैसे अनुभवी फंड मैनेजर है, उन्हें निश्चित निर्णय लेने दें कि किस वक्त कहाँ वेटेज ज़्यादा या कम होना चाहिए। चलिए सर, ये तो बात हुई फ्लेक्सी कैप फंड की, जो आज के वक्त में एकदम परफेक्ट है। और आप भी अगर पैसा लगाना चाहते हो तो 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ये एनएफओ खुला रहेगा, और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का ज़रूर आप पैसा लगाएं। लेकिन मीर सर, एक सवाल जो लेना चाहता हूँ, मार्च के महीने में लोगों को डर बड़ा लगा है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को लेकर, और पहली बार ढंग ढंग का साइजेबल करेक्शन आया है। तो क्या इस करेक्शन के बाद कुछ स्टॉक्स या फिर ये स्पेस आकर्षक हुई है पैसा लगाने के लिए, या अब भी थोड़ा सावधान रहना है? अनिल जी, मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि जो एक्सेसिस हुई हैं या जो फ्रॉथ बिल्डअप हम कहते हैं कि ज्यादा सट्टा हो चुका था, ज्यादा स्पेकुलेशन हो चुका था, वो लोअर मार्केट कैप में ज्यादा हुआ था। तो हम एसएमई सेगमेंट देखे या माइक्रो कैप सेगमेंट देखे, माइक्रो कैप टिपिकली मैं कहूंगा 2000 करोड़ से नीचे का जो सेगमेंट है मार्केट कैप में, वो सेगमेंट है, वहां पे ज्यादा शायद स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हुई थी। और उसमें भी मुझे लगता है कि जो लो फ्री फ्लोट वाले जो कई स्टॉक्स थे, कई स्टॉक्स हमने देखे जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा है। पीएसयूज में अगर देखें तो गवर्नमेंट की होल्डिंग काफी सारे स्टॉक्स में है जो 80-90% है, तो फ्री फ्लोट उसमें कम रहा है। वहां शायद रिटेल स्पेकुलेटिव फ्रेजी ज्यादा हुई थी। तो वहां पे जो करेक्शन हुआ है मुझे लगता है कि जायज है, क्योंकि जो ज्यादा हो चुका जास्तियां हो चुकी थी, एक्सेसिस हो चुकी थी, वहां पे थोड़ी करेक्शन आई है। बट ओवरऑल में अगर मार्केट कैप वाइज मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप जो पहले टॉप 100 स्टॉक्स हैं वहां पे ऐसे कोई मुझे वैल्यूएशन इश्यू नहीं लग रही है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट्स की अर्निंग्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 15% आएगी नेक्स्ट 2 साल में। तो ये हिसाब से मुझे मार्केट लार्ज कैप्स में जो टॉप 100 है वहां तो बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। नेक्स्ट 150 स्टॉक्स मिड कैप होते हैं और 250 से ऑनवर्ड्स स्मॉल कैप होते हैं। मैं कहूंगा कि ये 250 के नीचे जितने स्टॉक्स है उसमें करीबन 600-700 स्टॉक्स रेलेवेंट है हमारे लिए एज एन इंस्टीट्यूशन। उसमें काफी चॉइस है और उसमें अभी भी स्टॉक पिकिंग की इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं। शायद अगर ब्रॉड बेस में करूं, मैं हमेशा एक जनरल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, बट बीच में शायद जो 150 स्टॉक्स है वहां पे शायद एक कॉन्सेंट्रेटेड इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होने की वजह से थोड़े वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं। अगर बट मैं देखूं लार्ज कैप टॉप 100 और 250 एंड बिलो में अभी भी स्टॉक पिकिंग की इनफ अपॉर्चुनिटीज है, मैं कहूंगा। परफेक्ट है। अब इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद के बाजार के डायरेक्शन पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। प्री इलेक्शन रैली वैसे तो थोड़ी बहुत बनी है,
क्या कुछ और मजबूती आ सकती है इलेक्शन के पहले और बाद बाजार में? अ, बाजार मेरे ख्याल से कोई मेजर सरप्राइजेस के लिए पोजीशन नहीं है इलेक्शन में। आई थिंक कंटिन्यूटी का ही माहौल बन रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम द मार्केट सेंटीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और उसका फायदा ये हो सकता है कि जो करंट पॉलिसीज हैं, जहां हम ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं, वो जो कंटिन्यूटी है वो रहेगी। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन के पहले ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देख चुके हैं लास्ट 15-20 दिन में। जैसे हमने डिस्कस किया कि एक जो स्पेकुलेटिव फ्रेंजी थी, वहां पे शायद एक ब्रेक लगी है, अच्छी बात है। एक पॉज लेने की हैबिट जो होती है बाजार की, वो हमेशा अच्छी होती है। और मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन का रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन आया, तो बिकॉज ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ बाजार अपने ट्रेंड पे वापस चलेगा। हम्म, तो अर्निंग ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कुछ सेक्टर से आपसे राय लेना चाहता हूँ। डिफेंस एक सेक्टर ऐसा है जो लाइमलाइट में रहा है, अच्छा रिटर्न कई सारे स्टॉक्स में और इस सेक्टर में पूरा बना भी है। अब इस पर क्या व्यू है आपका? डिफेंस पे तो मैं आपके साथ 1 घंटा डिस्कस कर सकता हूँ। बहुत ही एक्साइटिंग सेगमेंट है। लेकिन अगर मैं 2 लाइन में अगर कहूँ, तो जिस तरह से हमने एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दिया है, उसकी वजह से एनीवे 2029 तक ऑलमोस्ट 3x हमने टारगेट लिए हुए हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के। तो ये एक बड़ा क्लियर विजिबल है नेक्स्ट 5-7 साल के लिए कि गवर्नमेंट कह रही है प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, कि आप लोकली बनाएं और मोर एंड मोर कंपोनेंट्स वी विल बैन फॉर इंपोर्ट। तो फोर्सिबली पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनीज को ये बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट 4-5 साल का ग्रोथ रेट तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस। दूसरी बात यह है कि बिकॉज हमने देखा है कि जब भी कोई इंडस्ट्री ओपन अप होती है और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करता है, और डिफेंस में पहली बार कर रहा है, इतने सालों से अलाउड नहीं था, तो एक इकोसिस्टम बन जाती है सप्लायर्स की, एफिशिएंसी की, मैन्युफैक्चरिंग की। हमने देखा है ऑटो एंसिलरीज में, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में जब मारुति आया था, तो एक इकोसिस्टम सप्लायर का बना और हम ऑटो में कॉम्पिटिटिव हो गए, अब तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल्स में देखा, आईटी में देखा। तो मुझे लग रहा है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की इकोसिस्टम अब बन रही है, और एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल आ सकता है 5 साल के बाद। और जब एक्सपोर्ट की बात करें, तो वो तो लोकल जो हमारी प्रोक्योरमेंट है उससे बहुत बड़ी है। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर है, उसका रनवे जो है हम कहेंगे काफी लंबा है, और उसकी वजह से मैं अभी भी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी तक तो सिर्फ डोमेस्टिक स्टोरी थी, अब एक्सपोर्ट की स्टोरी भी डिफेंस में बनने की तैयारी में, और यहाँ पर आप रहे हैं बुलिश। या रियल एस्टेट एक और सेक्टर है जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि हर महीने हम देख रहे हैं रिकॉर्ड घरों की बिक्री हो रही, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, स्पेशली मुंबई वगैरह जैसे बड़े शहरों में। बताएं सर, क्या व्यू है आपका? मेरा व्यू बहुत क्लियर है कि एक जो हम लॉन्ग टर्म थीम खेल रहे हैं इंडिया के लिए, वो फिजिकल एसेट क्रिएशन है। और फिजिकल एसेट में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, और रियल एस्टेट भी आ जाता है। इनफैक्ट रियल एस्टेट इज एज इंपॉर्टेंट एज अदर टू। मुझे लग रहा है कि हमने ऑलमोस्ट 7-8 साल एक फ्लैट मार्केट देखा था, स्लगिश मार्केट देखा है, और पिछले 2 साल से हमने पिकअप देखा है। तो ये मैं कहूंगा बिगिनिंग ऑफ द साइकिल है। और हमने देखा है कि जिस तरह से डेमोग्राफिक्स कर रही है, तो जो हाईएस्ट और अपर मिडिल क्लास सेगमेंट जो है, वहां उसकी पॉपुलेशन नेक्स्ट 7-8 साल में ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना होने की संभावना है, बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक मूव। तो ये सब जो है हाई एंड कंजम्पशन की आइटम्स, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट इन द अर्बन सेक्टर, वो एक बड़ा ग्रोथ सेगमेंट होने की उम्मीद है। अभी भी हम ग्रोथ देख रहे हैं, बट फ्यूचर में नेक्स्ट 5-7 साल भी देखें तो ये ग्रोथ रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो लिस्टेड डेवलपर्स हैं एंड अनलिस्टेड में भी जो लार्ज डेवलपर्स हैं, ब्रांडेड डेवलपर्स हैं, उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये जो अर्बनाइजेशन की थीम है प्लस राइजिंग इनकम लेवल्स की थीम है, तो एक प्रीमियम कंजम्पशन, प्रीमियम आइटम्स पे जो ग्रोथ आएगी वो कंटिन्यू रहेगी, और रियल एस्टेट इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है।